नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, बहू का इंतकाम। बहू का इंतकाम, लेखिका वीना राजेश, चित्रांकन विकास ठाकुर। दीवानी दौलत के नामक चित्रकथा में हमने देखा कि जगत नारायण की पुत्र वधू अनीता की मौत अचानक रहस्यमय परिस्थितियों में हो गई थी। अनीता को अंतिम बार हमारे नन्हे जासूस मोहन ने जीवित देखा था। दरअसल अनीता ने मोहन के माध्यम से अपने मायके एक पत्र भिजवाया था। उसी दिन मोहन ने महसूस किया था कि अनीता न सिर्फ कुछ बीमार सी लग रही थी, बल्कि वह कुछ डरी हुई भी थी। कारण मोहन की समझ से बाहर था। अतः इस बात का जिक्र मोहन ने अपने मित्र एवं सहयोगी सोहन से किया, परंतु वह दोनों कोई परिणाम न निकाल पाए। फिर अनीता की मौत की खबर ने मोहन को चौंका दिया। उसके अंदर का जासूस सतर्क हो उठा। उसे प्रतीत हुआ कि अनीता की मृत्यु स्वाभाविक परिस्थितियों में नहीं हुई थी, बल्कि जगत नारायण के परिवार ने दहेज के लालच में उसकी हत्या कर दी थी। मोहन व सोहन ने इस केस की जांच पड़ताल शुरू की और जांच पड़ताल के दौरान दोनों का संदेह पक्का होता चला गया। इस काम में इंस्पेक्टर पंडित उनकी मदद कर रहा था। अंत में मोहन व सोहन जगत नारायण की बड़ी लड़की मीनाक्षी से मिलने उसकी ससुराल जा पहुंचे। मीनाक्षी एक सरल स्वभाव की युवती थी। मोहन व सोहन को विश्वास था कि वह कभी अन्याय का साथ नहीं देगी। ससुराल में दोनों की भेंट मीनाक्षी से हुई। अब आगे। उधर डॉक्टर डंगवाल फोन पर जगत नारायण से कह रहा था, देखो जगत नारायण, अगर तुमने वक्त रहते उन दोनों लड़कों को नहीं रोका तो वह तुम्हें निश्चित रूप से जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देंगे और शायद मैं भी नहीं बचूंगा। मुझे खुद भी इसी बात की चिंता है डॉक्टर साहब। मैं जानता हूँ कि मोहन व सोहन नाम की वह शैतान हमारी खाट खड़ी करने के चक्कर में है। फिर भी तुम चुपचाप तमाशा देख रहे हो। यह आपने कैसे सोच लिया कि मैं चुप बैठा हूँ? मैंने उनकी अकल ठिकाने लगाने के लिए किराए के कुछ गुंडे भी भेजे थे, परंतु इसका क्या किया जाए कि उन्होंने उन गुंडों को भी पीट दिया। वैसे मैं उन्हें ठिकाने लगाने का जल्दी ही कोई दूसरा प्रबंध कर दूंगा। मैं कुछ नहीं जानता, या तो तुम उन लड़कों को खत्म करवा दो, वरना मुझे पुलिस की शरण में जाना पड़ेगा। आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का वक्त दे सकता हूँ। जगत नारायण ने फ़ोन रखा तो उसका मस्तिष्क बुरी तरह भन्नाया हुआ था। उफ, यह डॉक्टर का बच्चा 10,000 रुपये डकार कर भी मेरे लिए मुसीबत बनता जा रहा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? दूसरी तरफ मोहन सोहन मीनाक्षी व उसकी सास दयावती से बातचीत कर रहे थे कि तभी वहाँ मीनाक्षी का पति रमेश भी आ गया। मोहन ने उन्हें अपनी योजना समझाई। सुनकर सभी गंभीर हो उठे। देखो मोहन भैया, अगर यह सच है कि मेरे परिवार के लोग अनीता के हत्यारे हैं, तो विश्वास रखो उन लोगों के साथ मेरी कोई हमदर्दी नहीं रहेगी। बहू ठीक कह रही है, ऐसे हत्यारों को तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इससे पहले आप लोगों को यह साबित करना होगा कि अनीता की वास्तव में हत्या की गई है। इसी वजह के लिए तो हम आपकी मदद चाहते हैं, क्योंकि हम लोग चारों तरफ से निराश हो चुके हैं और हमें हत्या का कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल सका है। अतः हम आपकी मदद चाहते हैं। यानी तुम यह चाहते हो कि हमारे सहयोग से अनीता की हत्या के सबूत जुटाए जाएं और साथ ही उसका दहेज वापस दिलाया जाए। बिल्कुल ठीक। ठीक है मोहन भैया, मैं तुम्हें सोचकर जवाब दूंगी। किंतु इसमें सोचने जैसी क्या बात है दीदी? इंसाफ का साथ देना तो हर इंसान का फर्ज है। मैं तुम लोगों को फिर विश्वास दिलाती हूँ कि अनीता भाभी की आत्मा के साथ मैं अन्याय नहीं होने दूंगी। कुछ देर बाद मोहन तथा सोहन की मोटरसाइकिलें पुनः सड़क पर दौड़ रही थी। तुम्हारा क्या ख्याल है सोहन? मीनाक्षी दीदी अपने परिवार वालों को सजा दिलाने में हमारी मदद करेगी? कह नहीं सकता मोहन प्यारे, खैर देखा जाएगा। अगले दिन सुबह मंदिर के बाहर संयोग से जगत नारायण की पत्नी लक्ष्मण ठेकेदार की पत्नी से मिली। राम राम बहन जी। राम राम। कुछ औपचारिक बातों के पश्चात, हाँ, तुम लोगों ने बेटी की शादी के बारे में क्या सोचा? अब तो एक ही इच्छा है कि कब बहू आए और कब मैं पूर्ण रूप से प्रभु भक्ति में लगूं। सुनकर ठेकेदार की पत्नी का चेहरा गंभीर हो गया। अभी तो कुछ नहीं सोचा। दरअसल किसी ने हमारे ठेकेदार को आप लोगों के बारे में कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जिसके कारण वह आपके यहाँ बेटी ब्याहने में हिचकिचा रहे हैं। यह आप क्या गजब कर रही हैं? लोगों का तो काम ही कुछ न कुछ बकना होता है, उनकी परवाह करके। माफ करना बहन जी, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। अच्छा, कम से कम इतना तो बता दो कि यह आग लगाई किसने है? मुझे ठीक ठाक तो नहीं पता कि वह कौन है,
लेकिन सुना है वह तुम्हारे ही मोहल्ले का कोई लड़का है। फिर दोनों अपने अपने रास्ते पर चली गई। मुझे तो यह मोहन के बच्चे की ही शरारत लगती है। खैर, देख लूंगी इस मोहन को भी। हे भगवान, यह तुम्हारी कृपा ही है कि हमें समय से पहले ही असलियत पता चल गया, वरना न जाने हमारी फूल सी बेटी का क्या अंजाम होता। उसी सुबह डॉक्टर डंगवाल अभी अपने क्लिनिक में आकर बैठा ही था कि इंस्पेक्टर पंडित अपनी दल सहित उसकी गिरफ्तारी के वारंट लेकर आ धमका। खबरदार डॉक्टर डंगवाल, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। लेकिन मेरा कसूर? हमने गुप्त रूप से तुम्हारे क्लिनिक के रिकॉर्ड चेक करवाए थे, जिनसे मालूम हुआ है कि तुम डॉक्टरी की आड़ में कई तरह के गैर कानूनी धंधे करते हो। यह झूठ है। झूठ और सच का फैसला तो अब अदालत में ही होगा। चलो। डॉक्टर डंगवाल के छक्के छूट गए थे। उसे अपने सारे गुनाह आंखों के सामने नाचते दिखाई देने लगे थे। इसके कुछ ही देर बाद मोहन सोहन पंडित से मिलने पहुंचे। गुड मॉर्निंग अंकल। वेलकम मोहन सोहन, क्या हाल है? बैठो। हाल तो ठीक है अंकल, परंतु यह बताइए कि अनीता मर्डर केस की क्या प्रगति हुई? आओ, अभी तुम्हें प्रगति दिखाता हूँ। पंडित उन दोनों को हवालात के सामने ले आया। डंगवाल को वहां उपस्थित देख मोहन सोहन चौंके। अरे डॉक्टर डंगवाल? हाँ, मैं बड़ी मुश्किल से इस पर हाथ डालने में सफल हो सका हूँ। इसने अनीता भाभी की हत्या के संबंध में कुछ बका? अभी तो नहीं, लेकिन मैं इसे जल्दी ही जुबान खोलने पर मजबूर कर दूंगा। अगर आप कहें तो हम इसकी जुबान खुलवाने की कोशिश करें? नहीं, मुजरिम के लिए तुम लोग कसाई बन जाते हो, इसलिए यह काम मैं खुद ही करूंगा। ऐसे हरामजादों के लिए तो कसाई बन जाने में भी कोई बुराई नहीं है अंकल। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं। उधर जगत नारायण को जैसे ही यह खबर मिली कि डॉक्टर डंगवाल गिरफ्तार हो गया है, उसके हाथों के तोते उड़ गए। आंखों के सामने जेल और फांसी का फंदा नाच उठा। ऐसी मुसीबत के समय जगत नारायण के मस्तिष्क में एक ही नाम कौंधा, किंग कोबरा। मुझे इसी वक्त किंग कोबरा की शरण में जाना चाहिए। किंग कोबरा एक कुख्यात माफिया गैंग का चीफ था, जो दौलत के बदले हर तरह का जुर्म करता था। कुछ देर बाद जगत नारायण किंग कोबरा के रहस्यमय चीफ के सामने था। किंग, मुझे कानून से बचा लो, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। किंग कोबरा का तो काम ही कानून को उंगलियों पर नचाना है। बोलो, कानून तुम्हारे पीछे क्यों पड़ गया है? जगत नारायण ने जल्दी जल्दी किंग कोबरा के सामने पूरी घटना बयान कर दी। अब स्थिति यह है किंग कि डंगवाल ने जुबान खोल दी तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। देखो जगत नारायण, तुम्हें बचा लेना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम विश्वास दिलाते हैं कि कानून तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शुक्रिया किंग, लेकिन इस काम की कीमत 5 लाख रुपए होगी। 5 लाख? मैं तो लुट जाऊंगा किंग कोबरा। इतना रुपया कहाँ से लाऊंगा? दया करो। यह तो तुम्हें अपनी मासूम बहू की हत्या करने से पहले सोचना चाहिए था। लेकिन 5 लाख तो बहुत है किंग। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा कुछ तो। किंग कोबरा के यहाँ सौदेबाजी नहीं होती जगत नारायण। जवाब हाँ अथवा ना में दो, मरता क्या ना करता। अंत में जगत नारायण को 5 लाख में सौदा मंजूर करना ही पड़ा। मंजूर है? गुड। अब समझो कि तुम बच गए। तुम्हें सबसे ज्यादा खतरा मोहन सोहन नाम के जिन 2 जासूस लड़कों से है। हम उन्हें खत्म कर देंगे। और डंगवाल का क्या होगा? डंगवाल को बयान देने के लिए कोर्ट तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर पंडित डंगवाल की जुबान खुलवाने के लिए उसे टॉर्चर कर रहा था। बोल बोल हरामजादे, अनीता की हत्या कैसे हुई? टॉर्चर सहते सहते डंगवाल की हालत बुरी हो चुकी थी, किंतु वह फिर भी नहीं टूटा। मुझे कुछ नहीं मालूम। ढिशुम! हाय, मर गया। पानी पानी भी मिलेगा, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दो। और फिर लगभग 1 घंटे के बाद आखिरकार डंगवाल टूट ही गया। जगत नारायण के कहने पर अनीता को मैंने ही जहर का इंजेक्शन दिया था। क्यों? जगत नारायण दहेज के लालच में अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहता था। उसने इस काम के लिए मुझे 10,000 रुपये दिए थे। तुम्हें यह बयान कोर्ट में जज के सामने भी देना होगा। ठीक है। दिल तो मेरा यह चाह रहा है कि डंगवाल, तुम जैसे नीच और जलील इंसान को मैं अपने हाथों से अभी गोली मार दूं, लेकिन क्या करूं, मेरे हाथ कानून की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। अतः मैं तुम्हारे भाग्य का फैसला अदालत पर छोड़ने पर मजबूर हूँ। हाय, मार डाला। दूसरे दिन मोहन व सोहन जब दोबारा मिले। सोहन, आज सुबह मीनाक्षी दीदी का फोन आया था। वह हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। वो मारा पापड़ वाले को, अब आएगा मजा। एक खबर और भी है। क्या?
अनीता भाभी के पिता आज शाम तक यहाँ पहुँच रहे हैं। मैंने उनके एक होटल में ठहरने का प्रबंध कर दिया है, उसी दिन दोपहर को जगत नारायण के घर पर। अरे मीनाक्षी, तुम क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? अंदर चलो माँ, सब बताती हूँ। अंदर पहुँचकर शादी के इतने साल बाद आज अचानक मेरी ससुराल वालों को पता नहीं क्या हो गया है कि वे मुझसे दहेज की मांग करने लगे हैं। दहेज? हाँ, मेरे ससुराल वालों ने मुझे धमकी दी है कि या तो मैं आप लोगों से कलर टीवी, फ्रिज और 50,000 रुपये नकद लेकर आऊं, वरना वह मुझे जलाकर मार डालेंगे। हे भगवान, वह आदमी है या पशु? शर्म नहीं आई उन्हें ऐसा कहते हुए? मैं उन कमीनों का खून पी जाऊंगा। कैसी बातें करते हो जी? यह हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है, हम उन लोगों से दुश्मनी नहीं ले सकते। फिर माँ, उन्होंने एक बात और भी कही है, वह यह है कि जब तुम्हारे पीहर वाले दहेज के लिए अपनी बहू की हत्या कर सकते हैं, तो हमें भी तुम्हारी हत्या कर देने से क्या फर्क पड़ जाएगा? ओह भगवान, अनीता नाम की वह कलिंकनी मरने के बाद भी न जाने हमसे यह कैसा इंतकाम ले रही है। अब क्या सोच रहे हो जी? जल्दी से कुछ इंतजाम करो। ठीक है, उनकी ये डिमांड तो मैं पूरी कर दूंगा, लेकिन मीनाक्षी बेटी, उन्हें एक बात जरूर समझा देना कि आइंदा अगर उन्होंने तुम्हें कोई भी तकलीफ दी तो एक बार उनकी यह मांग पूरी हो जाएगी तो फिर शायद वह लोग दोबारा कुछ नहीं मांगेंगे। कुछ घंटे बाद ही यह रहा फ्रिज, टीवी और 50,000 नकद। जाओ और उनके मुंह पर मार दो। अनीता के दहेज की वापसी मोहन सोहन की स्कीम के अनुसार मीनाक्षी द्वारा इस प्रकार पूरी हुई। वास्तव में सारा नाटक रचा ही इसलिए गया था। लो मोहन भैया, टीवी, फ्रिज और 50,000 नकद। अनीता भाभी के पिता से कहना कि वह इससे अपनी दूसरी बेटी की शादी कर दे। शुक्रिया दीदी। उसी शाम अनीता भाभी के पिता, भाई तथा बहन यहाँ पहुँच चुके हैं। चलो उनसे मिलने चलते हैं। ओह, यह तो बहुत अच्छी खबर है। कुछ देर बाद ही दोनों मोटरसाइकिलें उस होटल के सामने खड़ी थी जिसमें अनीता के पिता व भाई आदि ठहरे हुए थे। अगले पल वे दोनों होटल के रूम नंबर 103 में अनीता के पिता, भाई तथा उसकी छोटी बहन कविता के सामने बैठे हुए थे। दीदी, आप तो बिल्कुल अनीता भाभी की हम शक्ल लगती हैं। इसे कुदरत का करिश्मा ही कहा जाएगा। निसंदेह ये दोनों बचपन से बिल्कुल एक ही जैसी लगती थी। इसी पॉइंट पर अभी अभी मेरे मस्तिष्क में जगत नारायण से उसका अपराध कबूल करवाने का एक बहुत जबरदस्त प्लान आया है। क्या? तब मोहन ने उन लोगों को अपनी स्कीम बताई। लेकिन यह तो बहुत ही रिस्क वाला काम है। हमारे रहते आप घबराते क्यों हैं अंकल? नहीं नहीं बेटा, मैं अपनी दूसरी बेटी के लिए ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकता। मोहन व सोहन ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं माने। अंत में, डैडी और भैया, प्लीज़ आप लोग इस मामले में चुप ही रहें। मैं अपनी बहन के खून का बदला लेने के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। मगर मोहन भैया, ये लोग चाहे कुछ भी कहते रहें, मुझे परवाह नहीं है। मैं आप लोगों का हर तरह से साथ देने के लिए तैयार हूँ। शुक्रिया दीदी। अगली सुबह इंस्पेक्टर पंडित डंगवाल को जज के सामने पेश करने अपनी निगरानी में कचहरी ले गया। तुम्हें याद है ना, कोर्ट में तुम्हें वही कहना है जो सच है। हाँ, किंतु इंस्पेक्टर पंडित को क्या मालूम था कि मौत ठीक उसी समय किंग कोबरा के आदमियों के रूप में वहां डंगवाल की प्रतीक्षा कर रही थी। सावधान, वह आ रहा है, निशाना चूकना नहीं चाहिए। चिंता मत करो। फिर जैसे ही वे लोग पास आए, ढाई ठक ठक। आह, अरे क्या हुआ? एक पल को तो इंस्पेक्टर पंडित की समझ में भी यह नहीं आ सका था कि आखिर हुआ क्या था। किंतु फिर जैसे ही उसकी दृष्टि भागते हुए आक्रमणकारियों पर पड़ी, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। किंतु पंडित की चेतावनी का आक्रमणकारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अतः विवश होकर पंडित को गोली चलानी पड़ी। आह! तभी दूसरे आक्रमणकारी ने पलटकर पंडित पर फायर किया, किंतु पंडित ने बड़ी फुर्ती के साथ खुद को गोली से बचाते हुए दूसरे आक्रमणकारी पर भी फायर कर दिया। ढाई! गोली सीधी उस आक्रमणकारी के माथे में जा धंसी। आह! फिर पंडित फुर्ती के साथ आक्रमणकारियों के पास पहुंचा। माथे पर गोली खाने वाला तो तुरंत ईश्वरपुरी पहुंच गया था, लेकिन दूसरा अभी तक जिंदा था। आह! पानी! तुम्हें डंगवाल पर गोली चलाने के लिए किसने कहा था? पानी! देखो, तुम इस वक्त उस स्थिति में हो जिसमें कोई भी झूठ नहीं बोलता। बताओ, डंगवाल की हत्या के लिए तुम्हें किसने नियुक्त किया था? किंग कोबरा। किंग कोबरा का नाम बताने के साथ ही वह गुंडा भी परलोकवासी हो गया। कमाल है, भला किंग कोबरा जैसे महाशक्तिशाली गैंग की
डॉक्टर डंगवाल की हत्या में क्या दिलचस्पी हो सकती है। तभी पंडित को डंगवाल का ख्याल आया। ओह, मुझे डंगवाल को भी तो देखना चाहिए। लेकिन वहाँ भी पंडित को असफलता ही हाथ लगी। डंगवाल भी अब जिंदा नहीं था। उफ, जगत नारायण के खिलाफ आखिरी और सबसे पुख्ता सबूत भी खत्म हो गया। फिर कई घंटे बाद इस घटना से संबंधित औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जब पंडित वापस लौट रहा था तो उसका मस्तिष्क बुरी तरह उलझा हुआ था। किंग कोबरा का इस मामले में टांग फंसाने का अर्थ है कि किसी तरह जगत नारायण ने उसका संरक्षण प्राप्त कर लिया है और अब शायद मोहन सोहन का जीवन भी सुरक्षित नहीं है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।